लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ पॉइंट्स दिए, अंदर नहीं दिया है। मैं कुछ एग्जांपल देते जाऊंगा तो तुमको लिखना होगा, ठीक है। नाउ सबसे पहला, लायबिलिटीज टू द कंपनी। नाउ सिंपल सा एक बात है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर ने कंपनी उसको डायरेक्टर को बहुत सारे फैसिलिटीज देती है। क्रेडिट कार्ड, कार, बंगलो, फर्निश्ड बंगलो देती है, क्लब मेंबरशिप, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का लाख लाख रुपए मिलता है। तो यदि डायरेक्टर ने कुछ ऐसा खर्चा किया हुआ है जो पर्सनल इन नेचर है, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो उसका रिइंबर्समेंट मिलता है, यदि कंपनी के लिए किया है तो मिलता है। तो उसने कुछ पर्सनल खर्चा किया, एयर ट्रेवल किया उसने, बट खुद को घूमने के लिए, और वो टिकट्स रिइंबर्समेंट के लिए डालता है। मानते हैं कंपनी लीव ट्रेवल अलाउंस देती है, लेकिन वो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है कंपनी को कि ये आपने मुझे बोला था तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। लीव ट्रेवल अलाउंस में नॉर्मली साल में कंपनी एक 50,000 रुपया उसको सपोजिटली देती है, उसको जहां पे घूमना है। अब वो क्या करता है, एक्स्ट्रा बिल्स जोड़ता है कंपनी के नाम पर कि मैं कंपनी के ऑफिशियल विजिट के लिए था। ये तो सीधा गलत है ना। तो यदि उसने सपोजिटली 25,000 के बिल्स दिए जो पर्सनल इन नेचर है, लेकिन उसने कंपनी के नाम पर पर्ची फाड़ी कि कंपनी के लिए मैंने खर्चा किया। सिंपल सी बात है भाई, कंपनी की कार कंपनी के ऑफिशियल यूज के लिए तुमको दी गई है, तुमने पर्सनल यूज कर लिया और कंपनी से खर्चा लिया, तो तुम लायबल हो कंपनी को भरपाई करने के लिए, तुमको लौटाना पड़ेगा कंपनी को ये जो पर्सनल खर्चा किया है। अनलेस कंपनी तुमको अलाउड करती है। लेकिन कौन कंपनी अलाउड करेगी तुमको? तुम फैमिली के साथ डिनर में जा रहे हो, वो होटल बिल थोड़ी भरपाई होगा, वो तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है ना। ये सब खर्चे भी तुम जोड़ रहे हो बिल में, थोड़ी अलाउड रहेगा। यदि तुमने कंपनी से लिया है और कंपनी को ख्याल नहीं है, तुम्हारी जवाबदारी है। और पहली बात, लिया क्यों? तो तुम्हारा लायबिलिटी बनता है कंपनी को भरपाई करे। आया समझ में? लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। सी, थर्ड पार्टी क्या होता है? एक तो ये कंपनी है, ठीक है, और कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर, अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर। तुम्हारा थर्ड पार्टी में कस्टमर आएगा, ठीक है, कस्टमर के बाद सप्लायर आएगा। अभी तुम्हारी जवाबदारी है थर्ड पार्टी के रूप में, यदि तुमने टाटा का एग्जांपल लो। अभी सपोजिटली टाटा नेक्सॉन में कुछ डिफेक्ट निकला, टाटा नेक्सॉन फिलहाल इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बन गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ठीक है। और महिंद्रा एक्सयूवी 700 वो उस रेंज में नंबर 1 है फिलहाल। इस हर महीने का आंकड़ा आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा नेक्सॉन अनडिस्प्यूटेड। तो अभी केस हुआ था, टाटा का कोई तो था डीलर में, कुछ तो स्क्रैच था, तो उन्होंने वो ठीक से, क्या होता है, हर डीलर को प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। डिलीवरी से पहले इलेक्ट्रिक से लेकर सब पार्ट चेक करने के बाद डिलीवरी दिया जाता है। और आजकल ये फ्रॉड बहुत हो रहा है इंडिया। टायर सेकेंड हैंड डाले जाते हैं, स्क्रैचेस को अलग पेंट से कलर किया जाता है। जो पेंट आज 3M करके एक प्रोडक्ट है, जो उसको बराबर कोटिंग सब किया जाता है, तो उसको वैसा दिया गया नहीं। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। टाटा कंपनी तो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, टाटा मोटर्स, वो लोग तो ईमानदार है, बदमाशी किसी डीलर ने किया। और ये टाटा, किया, महिंद्रा, बहुत सारे डीलर्स रहते हैं जो एक तो टायर बदल दिया था, कुछ पार्ट्स बदल दिया था। ये जो फ्रॉड जो होता है, यदि हुआ है तो उस डीलर का डायरेक्टर जवाबदार है कि तुमने कस्टमर के साथ धोखा क्यों किया। यदि स्क्रैच स्क्रैच लगा तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, भाई डीलर की जवाबदारी है। मैंने सेकेंड हैंड कार थोड़ी खरीदा है। तो ऐसे भी केसेस हुए, टायर अलग बदल दिए गए। तुम्हारे पास तो सर्विस सेंटर रहता ही है ना डीलर में, सर्विस का वर्कशॉप रहता ही है, वहीं के बदल देते हैं। कलर कहीं पे थोड़ा सा अलग धब्बा दिखता है तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। तो थर्ड पार्टी की तरफ डायरेक्टर की जवाबदारी बनती है कि भर के रहे। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। अब स्टैट्यूटरी ड्यूटी सिंपल सा बात है भाई,
तुमको ये फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, मीटिंग 21 डेज पहले जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग 7 डेज पहले बुलाना पड़ेगा, मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट्स 15 दिन में तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी ब्रीच होता है तो भाई तुमको भी पेनल्टी भरना है। एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, नहीं हुआ तो ₹1,00,000 का ब्रीच है, ₹1,00,000 का चार्जेस प्लस ₹5,000 पर दिन का चार्जेस है। तो ये सब डायरेक्टर को लायबल है, भरना पड़ेगा उसको। यदि 30 सितंबर से, अनलेस उन लोगों ने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया हो रजिस्ट्रार से कि भाई 3 महीना लेट होएगा हमसे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन भी नहीं लिया, 30 सितंबर को भी मीटिंग नहीं रखा, ₹1,00,000 फाइन। ये कंपनी को तो बैठता ही है, डायरेक्टर को भी बैठेगा, और वो लाइबिलिटी है, उसको गवर्नमेंट की तरफ लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ को डायरेक्टर्स। अभी ए, बी, सी 3 डायरेक्टर्स है। जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं डिविडेंड का, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, जो साल के बीच में एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी के पास ₹1,00,000 कैश है, इन लोगों ने 80,000 का डिविडेंड दे दिया। ठीक है, डिविडेंड नॉर्मली क्या रेकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन एक और डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड रेकमेंड मतलब बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड भी डायरेक्टर करते हैं, डिक्लेयर भी डायरेक्टर करते हैं। बट इन लोगों ने 80,000 बांट दिया, कंपनी के पास कितना बचा, 20,000 बचा। और कंपनी ने एक लोन लिया था, उसका ईएमआई 30,000 था। शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन लोगों ने 80,000 डिविडेंड दिया, बट ईएमआई बाउंस हो गया क्योंकि 30,000 का लोन था, हफ्ता भरना था, बट कंपनी के पास कैश 20,000 था। तो जो ए की इच्छा नहीं थी, बट बी और सी ने बोला दे दो डिविडेंड, तो ए भी जवाबदार माना जाएगा। ऐसी गलती हुई कैसे, तुमने इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों दे दिया, डिविडेंड देना ही नहीं था इंटरिम जब हफ्ता बाकी है, पैसा कम है तो। सो को डायरेक्टर्स यदि बी और सी गलती करते हैं तो ए भी जवाबदार है, ए को भी, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन सब मिलकर ले लेते हैं। तो ए इज ऑल्सो आंसरेबल फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन फॉर अदर डायरेक्टर्स। क्लियर। और लास्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी, इसका तो मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं। अब ये सुला विनेयर्स ले लो। सुला विनेयर्स का जो शेयर आया था आईपीओ, जब पहली बार कंपनी शेयर बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ। सुला विनेयर्स इंडिया की नंबर 1 बाइनरी कंपनी है। तो ये जब आईपीओ लाती है, किसने आईपीओ लाया था, सुला ने। आईपीओ मतलब पहली बार जब एक कंपनी शेयर मार्केट में लाती है तो एक डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई रेस, कर्जा, सब बताना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने बोला, सपोजिटली सुलह ऐसे गलती नहीं करेगा, बट गलती से या जानबूझकर यदि बोला कि प्रॉफिट 100 करोड़ है जबकि कंपनी लॉस चल रहा है 20 करोड़ का, गलत इंफॉर्मेशन दिया ना, तो सिविल लायबिलिटी तो बैठेगा, यहां पे उसको फटका बैठेगा क्रिमिनल लायबिलिटी का, डायरेक्टर अरेस्ट भी हो सकता है। और जो भी पैसा उन लोगों ने इकट्ठा किया ये भी लौटाना पड़ सकता है। कितना, देखो, करीबन इश्यू साइज 960 करोड़ का जो पैसा जो है, इनको लौटाना भी पड़ सकता है यदि पता चला फ्रॉड हुआ। डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। सो क्रिमिनल लायबिलिटी होता है यदि ऐसा कुछ चीज छुपाया था। सिविल लायबिलिटी कुछ गलती से इंफॉर्मेशन गया तो सिविल लायबिलिटी, लेकिन डेलिबरेटली पता चल गया तो डायरेक्टर जेल में सीधा जाएगा। तो ये सारे लायबिलिटीज थे डायरेक्टर्स के, जो कंपनी, थर्ड पार्टी, स्टैट्यूटरी कोड, इसमें एम्प्लॉयज के प्रति भी जवाबदार है। जब भी कंपनी लॉस में जाती है तो ये लोग लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को पहले हकालते हैं, डायरेक्टर खुद जवाबदारी नहीं लेते। लेकिन डायरेक्टर एम्प्लॉयज के प्रति भी जवाबदार है कि भाई कंपनी लॉस में चल रही तो एम्प्लॉय को ना हटाया जाए। वो ऑफिशियल नहीं है, वो एथिकल है, बट वो भी एक जवाबदारी डायरेक्टर की एम्प्लॉय के प्रति है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।